नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नरेंद्र मोदी को समझना किसी जादूगर के बस की बात नहीं। बड़े बड़े सियासी एक्सपर्ट फेल हो जाते हैं और फिर सब एक ही बात कहते हैं कि बाकी नेताओं की सोच जहां जवाब देने लगती है, नरेंद्र मोदी वहां से सोचना शुरू करते हैं। राजस्थान में आज शाम प्रचार थम गया, लेकिन शाम के वक्त नरेंद्र मोदी राजस्थान में रैली एड्रेस नहीं कर रहे थे। वो भगवान कृष्ण के जन्मस्थान मथुरा में थे। मथुरा में प्रधानमंत्री राजस्थान की संत मीराबाई की जयंती मना रहे थे, मीराबाई की बातें कर रहे थे। यह अद्भुत संयोग है या एक जबरदस्त प्रयोग। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। 60 दिन के बाद प्रधानमंत्री रामलला के दर्शन करेंगे। भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जो काम 500 साल से रुका था, हर हिंदू यह सोचता था कि इस जीवन में अयोध्या में मंदिर बनते नहीं देख पाएगा, वो काम होने वाला है। और दूसरा बड़ा काम मथुरा में आज शुरू हो गया। बाकी बातें समझते हैं इस रिपोर्ट से। मोदी के मथुरा आने की इनसाइड स्टोरी क्या है? कृष्ण जन्मस्थान आने की पीछे का असली प्लान क्या है? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो कृष्ण जन्मस्थान आए। जय श्री राम और जय श्री कृष्ण 2023 से लेकर 2024 तक अब ये दो नारे चलेंगे। विरोधी जलते रहेंगे, कुछ कह नहीं सकेंगे। 23 नवंबर मथुरा, 22 जनवरी अयोध्या, ये दो तारीख याद रखिएगा। हिंदू वोट बैंक का पूरा ग्रामर बदल रहा है। जो जाति गिनती की बात करते थे, वो नरेंद्र मोदी की सियासत आज तक नहीं समझ पाए। मोदी ने कृष्ण जन्मस्थान से राजस्थान जीतने का प्लान बना लिया। भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता रहा है। ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे और राजस्थान से आकर मथुरा वृंदावन में प्रेम की धारा बहने वाली संत मीराबाई जी ने भी अपना अंतिम जीवन द्वारिका में ही बिताया था। वृंदावन को घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। इसलिए जब गुजरात के लोगों को यूपी और राजस्थान में फैले ब्रज में आने का सौभाग्य मिलता है, तो हम इसे द्वारकाधीश की ही कृपा मानते हैं। और मुझे तो मां गंगा ने बुलाया और फिर भगवान द्वारकाधीश की कृपा से 2014 से ही आपके बीच में आकर के बस गया, आपकी सेवा में लीन हो गया। हमारी आस्था के केंद्रों की रक्षा के लिए राजस्थान और देश के लोग दीवार बनकर खड़े रहे, ताकि भारत की आत्मा को, भारत की चेतना को सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए आज का ये समारोह हमें मीराबाई की प्रेम परंपरा के साथ साथ उस पराक्रम की परंपरा की भी याद दिलाता है। और यही तो भारत की पहचान है। हम एक ही कृष्ण में बांसुरी बजाते कान्हा को भी देखते हैं और सुदर्शन चक्रधारी वासुदेव के भी दर्शन करते हैं। मोदी विरोधी कुछ नेता यादव वोट के दम पर सियासत चमकाते हैं। सोचिए, अगर नरेंद्र मोदी काशी और अयोध्या के बाद मथुरा और वृंदावन को भव्य बनाएंगे, यदुकुल नंदन भगवान कृष्ण का जन्मस्थान सजाया जाएगा, तो यादव वोट बैंक किधर जाएगा? 1989 के बाद एक नारा चला था, अयोध्या अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब अयोध्या में मंदिर बनने लगा है, काशी में कॉरिडोर बन चुका है, मथुरा वृंदावन में प्रधानमंत्री पधार चुके हैं। अब की बारी बांके बिहारी से नया समीकरण बनाएंगे।
मोदी ने विरोधियों को याद दिला दिया, कुछ मोदी विरोधी नेताओं की मुगलों वाली मानसिकता अब खत्म होगी, सनातन का झंडा बुलंद होगा, हिंदू खुश होगा। जब देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीज को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, जो लोग भारत की संस्कृति से, उसकी आध्यात्मिक पहचान से विरक्त थे, वो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए। उन्होंने ब्रजभूमि को भी विकास से वंचित रखा। भाइयों और बहनों, आज आजादी के अमृत काल में पहली बार देश गुलामी की उस मानसिकता से बाहर आया है। हमने लाल किले से पंच प्राणों का संकल्प लिया है। हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला के बाद कृष्णलला की बारी आएगी। प्रधानमंत्री ने इशारा कर दिया है। साथियों, ये पूरा क्षेत्र कान्हा की लीलाओं से जुड़ा है। मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, करौली, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, पलवल, बल्लभगढ़ जैसे इलाके अलग अलग राज्य में आते हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि अलग अलग राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम उस पूरे इलाके का विकास करें। साथियों, ब्रज क्षेत्र में देश में हो रहे हैं बदलाव, ये विकास केवल व्यवस्था का बदलाव नहीं, ये हमारे राष्ट्र के बदलते स्वरूप का, उसकी पुनर्जागृत होती चेतना का प्रतीक है। और महाभारत प्रमाण है कि जहां भारत का पुनरुत्थान होता है, वहां उसके पीछे श्री कृष्ण का आशीर्वाद जरूर होता है। उसी आशीर्वाद की ताकत से हम अपने संकल्पों को पूरा करेंगे और विकसित भारत का निर्माण भी करेंगे। कल मैंने ये डंके की चोट पर कहा है, राजस्थान में इस बार तो नहीं, कभी भी, ये शब्द मेरे याद रखना, देव उठी एकादशी को बोल रहा हूं, देवगढ़ में बोल रहा हूं, इस बार तो छोड़ दीजिए, अब राजस्थान में कभी भी गहलोत सरकार की वापसी नहीं होगी। ये भरोसा, ये दावा, ये भविष्यवाणी ऐसे ही नहीं है। इसके पीछे एक एक वोट का सॉलिड मैकेनिज्म है। सनातन वोट का मैकेनिज्म, जातियों का इक्वेशन, महिला इमोशन, राम राज्य की परिकल्पना, ये चार चीजें राजस्थान की जीत की गारंटी है। गहलोत सरकार की कभी वापसी नहीं होने का मोदी का यही सीधा सीधा फॉर्मूला है। ये चुनाव सिर्फ विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। ये चुनाव विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान की ठोस आधारशिला रखने का चुनाव है। यह आधारशिला कांग्रेस शासन वाले डर, भय, लूट, धोखा, अत्याचार, प्रताड़ना के माहौल में नहीं बनती। इसलिए
राजस्थान से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना जरूरी है। और अभी अभी दिवाली गई है। दिवाली में हमारी माताएं बहनें सफाई करती है ना, हर कोने में सफाई करती है। कोने में भी कूड़ा कचरा रहना नहीं चाहिए। करती है कि नहीं करती है? क्योंकि दिवाली मनानी है, 25 तारीख को भी दिवाली मनानी है। ऐसी सफाई करो, ऐसी सफाई करो, किसी कोने में भी कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। पक्की सफाई करोगे, हर कोने में करोगे, हर गांव में करोगे, हर बूथ में करोगे, पूरा क्लीन स्वच्छता अभियान। मोदी का ये मैकेनिज्म सिर्फ राजस्थान का ही नहीं, 24 का भी रास्ता तैयार कर रहा है। वो कैसे, इसको कुछ देर में आपको बताएंगे। पहले राजस्थान की पिच पर मोदी कैसे गहलोत को हमेशा के लिए राजस्थान की सियासत से निपटाने का काम कर रहे हैं। वो सैंपल नारी शक्ति मोदी हर मंच से दावा करते हैं, ये बीजेपी का सबसे भरोसेमंद सैंपल है। राजस्थान में महिला वोटर की ताकत 48% है, जबकि देश भर में महिला वोटर्स लगभग इतनी ही है। मोदी को लगता है कि बीजेपी सरकारें नारी सम्मान और सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध हैं, इसीलिए आधी आबादी उनके संग है और अपने इस सॉलिड वोटर्स का भरोसा जगाने में मोदी कोई कसर नहीं छोड़ते। गहलोत जी के एक सबसे करीबी मंत्री क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है और इसलिए महिलाओं पर अत्याचार को वो वाजिब बताते हैं। मैं जरा आपका गुस्सा देखना चाहता हूं। जिस दिन से मैंने सुना है ना, मैं मेरे गुस्से को काबू में नहीं रख पाया हूं। आप मुझे बताइए, क्या किसी बलात्कारी को कोई भी मर्द कह सकता है क्या? उस पुरुष की सगी मां भी उस बेटे को भी मर्द कहेगी क्या? क्या ये मर्दों का अपमान है कि नहीं है? ये हमारे देश की मर्दानगी का अपमान है कि नहीं है? क्या ये बात ऐसे ही सुनकर के राजस्थान का पानी, क्या इसको सह सकते हैं? सह सकते हैं? उपाय क्या है? उपाय क्या है? उपाय क्या है? सजा दीजिए दोस्तों, सजा दीजिए। ये सिर्फ सरकार बदलने का मुद्दा नहीं है, ये कांग्रेस के लोगों को सजा करने का मुद्दा है। 2019 के राजस्थान लोकसभा चुनाव में महिलाओं का वोट शेयर कांग्रेस के लिए जहां 34% था, बीजेपी को कहीं ज्यादा 58% महिलाओं का वोट शेयर था। पूरे देश में लोकसभा चुनाव में महिला वोटर का शेयर कांग्रेस के हिस्से में 20% था, जबकि बीजेपी का महिला वोट शेयर 36% था, जो 2014 के चुनाव में मिले वोट शेयर से 7% ज्यादा था। प्रधानमंत्री अच्छी तरह जानते हैं कि सनातन जाति, महिला और राम राज्य का कॉन्सेप्ट ये वो प्रायोरिटीज हैं जिन पर काम हो गया तो मामला बन गया। इसलिए राजस्थान चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उन्होंने राजस्थान में लोगों को इसी बात की याद दिलाई। कांग्रेस ने दंगों में राजस्थान को नंबर 1 बनाया। भाजपा राजस्थान को टूरिज्म में अग्रणी बनाएगी। कांग्रेस ने हमारे तीज त्योहारों पर कर्फ्यू के मामले में राज्य को नंबर 1 बनाया। भाजपा राजस्थान को तीर्थ यात्राओं में अग्रणी बनाएगा। कांग्रेस ने राजस्थान को अपराध में नंबर 1 बनाया। भाजपा
राजस्थान को निवेश में अग्रणी बनाएगी। कांग्रेस ने राजस्थान को भ्रष्टाचार में टॉप पर पहुंचाया। भाजपा आपके राज्य को उद्योगों में अग्रणी बनाएगा। कांग्रेस ने राज्य को पेपर लीक में नंबर 1 बनाया। भाजपा राजस्थान को शिक्षा और खेल में अग्रणी बनाएगा। और जब प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो उनके पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। योगी का सरकार चलाने का तरीका यही है। सनातन का उत्थान, जाति पाति में भेद नहीं, महिला सुरक्षा को लेकर कोई संदेह नहीं और राम राज्य की परिकल्पना का पूरा भरोसा। योगी आदित्यनाथ जयपुर में थे। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर की झोटवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनका रोड शो था। यहां से उन्होंने यही संदेश दिया। यहाँ पर पनप रहे माफियाओं को उपचार, कोई भारत माता का वही सपूत होगा जिसका निशान भी अचूक होगा। जनरल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इसके सर्वथा उपयुक्त है और इसलिए कमल चुनाव चिन्ह पर। दूसरा भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत जो बोलता है वह करके दिखाता है। आज आपने देखा होगा यहां राजस्थान में रामनवमी में यहां की सरकार जुलूस पे रोक लगाती है, लाठीचार्ज करती है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है भाजपा की। परिणाम है 500 वर्षों की समस्या का समाधान हुआ और राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। फोकस सनातन पर है। वो बात अभी राजस्थान विधानसभा चुनाव की भर नहीं है। बीजेपी 2024 की पटकथा भी लिख रही है और उसके लिए राम मंदिर के बाद मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान को भी सेंट्रल पॉइंट बनाने की शुरुआत हो गई है। 25 को राजस्थान में चुनाव है, 23 को प्रधानमंत्री का मथुरा में भव्य आयोजन है। मीराबाई की 525वीं जयंती पर ब्रिजरज उत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कर रहे हैं। भव्य भगवा का उद्घोष हो रहा है और ये सब यूं ही नहीं है। सनातन वोटर्स के लिए मैसेजिंग तो हो रही है, साथ ही राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जाति क्वेश्चन को भी साधा जा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि मथुरा से राजस्थान चुनाव और 24 का क्या कनेक्शन है तो वो सुन लीजिए। मथुरा से राजस्थान के कृष्ण भक्तों का सीधा कनेक्शन है। सीकर में खाटू श्याम मंदिर भगवान कृष्ण का मंदिर है, जिनका आज जन्मदिन भी है। करोड़ों भक्तों की आस्था है। वैसे ही नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, जहां अमित शाह ने आज रोड शो किया। जोधपुर का कुंज बिहारी मंदिर, जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर। राजस्थान का पूरा सनातन समाज इससे जुड़ा है। बीजेपी के मीराबाई की जयंती के इतने बड़े भव्य उत्सव में शरीक होने का एक और मतलब है। मीराबाई से सीधे राजस्थान का 8 से 10% राजपूत जुड़ता है, जिसका श्री कृष्ण का वंशज मानने वाला राजस्थान का 5% यादव वोट बैंक भी जुड़ता है। बात सिर्फ राजस्थान की नहीं, यादव वोट उत्तर प्रदेश में मायने रखता है। 9% यादव वोट हैं जिन पर अखिलेश यादव अपना दावा करते हैं। बार बार अखिलेश यादव खुद को श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं। धर्म और जाति का कांटा ऐसा होता है जो इसमें बैलेंस बना लेता है, उसका मामला बन जाता है। जिस तरह से बीजेपी धर्म और जाति में इक्वेशन फिट कर रही है, अशोक गहलोत को वो बहुत चुभ रही है। अशोक गहलोत ने इसी पर एक कहानी सुनाई। बीजेपी का ये दांव कितना असर करेगा, गहलोत उस चुनौती को समझ रहे हैं। जब मैं इंचार्ज था वहां पर गुजरात के अंदर 17 के अंदर, प्रधानमंत्री जो अभिनेता भी तो हैं जिस रूप में अभिनय करते हैं वो, मैं ओबीसी का हूं, मैं नीच हूं, मुझे नीच कह दिया। कमाल है, किसी ने नीच नहीं कहा उनको उस वक्त में, किसी ने नीच नहीं कहा और एकदम माहौल बना दिया।
एक मारवाड़ी आया हुआ यहाँ पर इंचार्ज के रूप में। भाई और बहनों, अगर मारवाड़ी की बात मानोगे तो मैं गुजराती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं किसके पास जाऊँगा? और वोट ले लिए वहाँ पे भावुक बन करके। हम चुनाव काम में नहीं हो पाए, काम में होने वाले थे हम लोग उस वक्त में, गुजराती बन गए, मैं कहाँ जाऊँगा? अब वो गुजराती यहाँ आ रहा है ना, हम तो नहीं कहने कि ये गुजराती आ गया है। भाई और बहनों, गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो आपके पास ही आऊँगा। बताइए आप। मैं भी तो कह रहा हूँ राजस्थान वासियों, ये गुजराती आके घूम रहा है यहाँ पर, वोट मांग रहा है। मैं आपका हूँ, मैं थासु दूर नहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? सवाल ये है। मोदी के मीराबाई की जयंती के कार्यक्रम में जाने पर गहलोत की पेशानी पर लकीरें क्यों हैं? मोदी अगर ये मैसेज दे रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर रुक गया है। कल तक उम्मीद थी कि आज सभी 41 मजदूर निकल जाएंगे, लेकिन पिछले 24 घंटों में अभी तक ऑपरेशन में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई है। अब से कुछ देर पहले सुरंग के अंदर ड्रिल कर रही ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म ढह गया। अब कहा जा रहा है कि वापस इस प्लेटफॉर्म को बनाए जाने में कई घंटे और लग सकते हैं। इससे पहले कल रात को ड्रिलिंग के दौरान मोटे मोटे सरिये सामने आ गए थे, जिसकी वजह से मशीन को भी नुकसान पहुंचा और इन सरियों को काटने में भी वक्त लगा। आज काम शुरू हुआ था तो अब यह नई समस्या आ गई। सवाल यह है कि सुरंग में फंसे ये 41 मजदूर बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? सुरंग का रास्ता बार बार कैसे रुक जा रहा है? ड्रिलिंग मशीन 48 मीटर पर अटकी क्यों हुई है? और अब बात सिर्फ 12 मीटर की बची है, लेकिन जल्दबाजी करके कुछ होगा नहीं, क्योंकि बचाव टीम को भी नहीं पता है कि आगे उनके रास्ते में कौन सी रुकावट आने वाली है। देखिए एक रिपोर्ट। उत्तरकाशी की सुरंग के अंदर ऑपरेशन बिल्कुल ठीक चल रहा था, फिर अचानक से क्या हुआ? सिलक्यारा टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन सी बड़ी बाधा आ गई? सिर्फ 12 मीटर दूर मौजूद मजदूरों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही रेस्क्यू टीम? सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने में अभी और कितना टाइम लगेगा? तैयारी तो कल ही पूरी कर ली गई थी। सिलक्यारा टनल में एनडीआरएफ की टीमों की मॉक ड्रिल भी शुरू हो गई थी। एम्बुलेंस बुला ली गई थी, डॉक्टरों की टीम भी आ गई थी। ऋषिकेश में एम्स को भी स्टैंड बाय में कर दिया गया था, क्योंकि किसी भी वक्त 41 मजदूर निकल सकते थे। लेकिन अचानक से ऑपरेशन में एक बहुत बड़ी बाधा आ गई और मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने का वक्त अचानक से 12 से 15 घंटे और ज्यादा बढ़ गया। देश को उम्मीद थी कि आज यानी 23 नवंबर को मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आएंगे। यहां तक कि रेस्क्यू टीम ने भी यही आशा जताई थी, लेकिन अचानक से रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत बड़ा अवरोध आ गया। जैसा कल आप लोगों को जब सूचना दी गई कि 45 मीटर के तकरीबन हमारा उसमें रास्ता बन गया है, हमारा जो ओगर मशीन है उसने 800 mm का पाइप डाल दिया है, उसके बाद में तुरंत जब उसको किया गया तो उसमें एक हर्डल आया कि एक जब ये बनाई जाती हैं तो एक गर्डल होता है जो ट्रायंगुलर शेप का होता है, उसके अंदर सरिये होते हैं 32 mm का, 25 mm का। तो उन गर्डल के नीचे आने की वजह से वो गर्डल जो है उस ओगर मशीन के अंदर अटक गया और उसके अंदर कुछ ओगर मशीन का पुर्जा भी टूटा। तो उसकी वजह से जैसा आप देख भी रहे होंगे, सभी मीडिया के हमारे बंधु यहाँ पर हैं कि यहाँ पर काफ़ी उसके अंदर चहलकदमी भी हो रही थी, तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ों के बारे में कुछ आइडिया भी लग रहा होगा। यही वो अवरोध था जो अचानक से कल रेस्क्यू टीम के सामने आ गया। 45 मीटर से आगे सिर्फ 12 मीटर की ड्रिलिंग और की जानी थी, लेकिन अचानक से मोटे मोटे सरिये ड्रिलिंग में आ गए, जिससे ड्रिल कर रही अमेरिकन ऑगर मशीन का एक पुर्जा भी टूट गया। अब यह जांचने के लिए कि अंदर क्या दिक्कत हुई है, पूरी की पूरी मशीन को बाहर निकाला गया।
इस पूरी प्रक्रिया में यानी मशीन को बाहर निकालने में 2 से 2.5 घंटे लग गए, क्योंकि मशीन पूरी 45 मीटर तक अंदर जा चुकी थी। मशीन का एक एक पार्ट डिटैच किया गया, जिसमें बहुत सा वक्त लगा। इसके बाद एनडीआरएफ के एक्सपर्ट अंदर भेजे गए। पूरे 45 मीटर के पाइप के अंदर जाकर उन्होंने यह देखा कि आगे क्या अवरोध है। उसे हटाने की भी कोशिश की, गैस कटर से काटने की कोशिश की, लेकिन पाइप में ऑक्सीजन न होने की वजह से परेशानी हुई। इसके बाद पाइप के अंदर कई टीमें भेजी गई और फिर एक टीम को सफलता मिली। उस टीम ने भी 2 से 2.5 घंटे अंदर रहकर उन लोहे के मोटे मोटे सरियों को काटा। यही वो सरिये हैं जो अंदर इस मशीन की ड्रिलिंग में बाधा बन रहे थे। फिर से कोशिश की गई और पाइप 1.8 मीटर और अंदर चला गया, लेकिन दोबारा फिर से कोई और चीज ड्रिलिंग मशीन के आगे आ गई और इसी वजह से अभी तक काम अटका हुआ है। एक टीम ने प्रयास किया, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिर दूसरी टीम के द्वारा प्रयास किया गया, वो भी नहीं हो पाए। तो रात के तकरीबन 1:30 बजे के अराउंड फिर एक जो हमारा ट्रेंचलेस कंपनी है, उसमें जो विपिन गुप्ता जी की है, उनके एक एक्सपर्ट उन्होंने बुलाए। उस एक्सपर्ट जो वहाँ पर 2 एक्सपर्ट उनके हैं, एक परवीन और एक बलविंदर, वो उन्होंने बिल्कुल आप ये सोचिए 2 घंटे अंदर रह करके, उनके साथ पूरी एनडीआरएफ की टीम सपोर्ट सिस्टम में लगी हुई थी। वो दोनों लोग जो पूरा उन्होंने टीम के तौर पे काम किया एनडीआरएफ की पूरी टीम के साथ में, और उस व्यक्ति ने अंदर तकरीबन 2 से 2.5 घंटे अंदर रह करके वो पूरे के पूरे जो बड़े बड़े सरिये थे उन सबको काटा। उनकी आपके फोटोग्राफ्स भी इसमें शेयर की गई है, जो मीडिया का आपका ग्रुप है इसीलिए अभी आप लोगों से शेयर की गई है। आप देखेंगे वो पाइप जो आगे था वो पाइप मुड़ गया है थोड़ा सा। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए वो सारा का सारा अवरोध एक उत्पन्न हुआ, जो हर्डल आया। लेकिन हर्डल से हार हमारी जितनी भी टीम है नहीं मानी। फिर सारा का सारा जो पूरी पुरानी जो असेंबली लाइन थी वो एस्टेब्लिश की गई ओगर मशीन की। वो असेंबली लाइन एस्टेब्लिश करने के बाद में फिर पूरा का पूरा दोबारे भेजा गया। तो उसमें अच्छी बात यह है कि वो जो उन्होंने काटा था वो तकरीबन 1.8 मीटर अंदर अभी चला गया, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा हर्डल जैसे उनको अभी लग रहा है, तो इसलिए कोई पुश ना करके दे आर अगेन चेकिंग। तो आप सभी से ये एक शेयर करने की बात है कि पूरे प्रयास जारी हैं, इसलिए जो कल हर्डल आई थी वो हर्डल क्रॉस कर ली गई है। ये सबके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एक जो कहते हैं रिलीफ की बात है। इन 12 दिनों के अंदर रेस्क्यू टीम के लिए यह सबसे नई और बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अभी तक उन्हें हार्ड मलबा मिला था, बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर मिले थे, लेकिन ऐसे लोहे के मजबूत सरिये नहीं मिले थे। यह चुनौती पहली बार मिली थी। इसमें वक्त लगा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इस तरह के ऑपरेशन को कैसे अंजाम देना है। अच्छी बात यह है कि अब रेस्क्यू टीम को लगता है कि ड्रिलिंग के बीच में अगर ऐसे ही फिर से सरिये आ गए तो उन्हें पता होगा कि अब क्या करना है। 12वां दिन और 41 जिंदगियों को बचाने की ये जंग अभी भी जारी है। 36 इंच की पाइप करीबन 46.8 मीटर अंदर जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी 3 पाइप्स यानी करीबन 18 मीटर पाइप को अंदर भेजना है, जिसमें से 12 मीटर पाइप बेहद इंपैक्टफुल एरिया से होते हुए आगे बढ़ेगी और यही पूरी तैयारी है। इस समय एनडीआरएफ को स्टैंड बाय पर रखा गया है। एनडीआरएफ के सीनियर ऑफिशियल्स अपने इक्विपमेंट और साथ में मॉनिटरिंग कैमरा लेकर उन्होंने अंदर जाकर एक बार फिर से ड्रिल किया, कोशिश की कि जो एरिया है जहां पर ब्लॉकेज है वहां जाकर पूरा उसे एनालिसिस किया जाए। कल भी जब अर्ली मॉर्निंग यानी करीबन 2:30 बजे सुबह के लगभग जब लोहे की छड़ें आई तो उसको काटने के लिए एनडीआरएफ के जवान पाइप के अंदर घुसकर आगे की तरफ गए, फिर उसके बाद हाइड्रोलिक कटर से उसे काटा और अब इसीलिए एसडीआरएफ उसके अलावा टनल के ठीक बाहर आईटीबीपी के जवानों की तैनाती है और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि अमेरिकन ऑगर मशीन जो प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही थी उसके लिए एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। जो कंपनी दिल्ली बेस्ड है वहाँ से जो टेक्नीशियंस की टीम और साथ में एक्सपर्ट की टीम है वो यहाँ पर आई, उन्होंने उसको देखा, उसको ठीक करने की कोशिश की है। अभी भी कम से कम 10 से 12 घंटे ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इन तक पहुँचने के लिए लगे। पर असल सवाल यह है कि अब वक्त कितना लगेगा, क्योंकि पिछले 12 दिनों से इंतजार हो रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि अंदर मौजूद मजदूरों की हालत भी ठीक है, हौसला भी बुलंद है, उनकी तबीयत भी ठीक है, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है और लगातार बीत रहा है। अगर इस तरफ से रेस्क्यू में सफलता नहीं मिलेगी तो क्या होगा? रात में 45 मीटर के मुंह पर एक गर्डर आ गया था लेटिस का, उसको हमने सक्सेसफुली रात 6 घंटे काट करके रिमूव कर दिया है। अब हमें लगता है कि बाधाएं जो भी आनी थी उनको हम पार कर चुके हैं। यह हमारी उम्मीद है और यह हमारी आशा भी है, यह हमारा विश्वास भी है। हम चाहते हैं
ऐसा ही बना रहेगा। अगले 14-15 घंटों में हम 60 मीटर तक क्रॉस कर लेंगे। 12 से 14 घंटे मुझे वहाँ तक पहुँचने में लगेंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे वहाँ पर वर्कर्स को असेंबल करके एनडीआरएफ की सहायता से उनको निकालने में 2-3 घंटे का समय लग सकता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इस बीच मजदूरों का हौसला बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी सिलक्यारा टनल पहुंचे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने खुद टनल के अंदर फंसे मजदूरों के सुपरवाइजर और फोरमैन से बात की, उन्हें पूरा आश्वासन दिया। उन्हें बताया कि उनके बाहर आते ही क्या तैयारी की गई है और कैसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रोज उनसे रेस्क्यू ऑपरेशन का एक-एक अपडेट लेते हैं। हाँ, गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुँच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। और हम लोगों को उम्मीद भी है, मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर। और प्रधानमंत्री जी रोज़ आप लोगों के बारे में रोज़ चिंता कर रहे हैं, रोज़ अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना ये, तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर, जैसे आप लोग बाहर आएंगे अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 लोगों से बात कर रहे थे, जिनका नाम है गब्बर सिंह नेगी जो सुपरवाइजर हैं और सबा अहमद जो फोरमैन हैं। ये दोनों ही लोग इन मजदूरों के लीडर बनकर उभरे हैं और इन दोनों की बहुत तारीफ हो रही है कि एक नेचुरल लीडरशिप सामने आई है। नेचुरल लीडरशिप इन स्थितियों में हर दफे आती है, जहां पर भी एक कलेक्शन ऑफ पीपल जहां पर होते हैं वहां पर हर दफे एक लीडरशिप आती है। इस केस में भी एक फोरमैन और उसका एक असिस्टेंट, एक उसने लीडरशिप अज्यूम की है। यहां तक कि उसने ये भी बताया है कि वो आखिरी में आएगा, ही विल बी द लास्ट पर्सन टू बी इवैक्यूएटेड फ्रॉम इनसाइड। He has got that much of confidence on himself, that much of confidence on all the assistance which is being done to take him out, all the confidence in the equipment जो वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। 20 साल का उसका तजुर्बा है, उसको वो इस्तेमाल कर रहा है। So that is a very good thing because he's a natural leader। जब आ जाता है अंदर तो ग्रुप जो है उसके अंदर और थोड़ी ताकत आ जाती है। लेकिन असली सवाल यह है कि जब ड्रिलिंग करके सुरंग के दूसरी तरफ पाइप पहुंच जाएगा तो फिर इन मजदूरों को कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है। तो जो पाइप सुरंग के अंदर ड्रिल होकर जा रहा है उसकी चौड़ाई करीब 32 इंच है। एक बार जब पाइप पूरी तरह से ड्रिल करके सुरंग के दूसरी तरफ पहुंच जाएगा तो फिर इस पाइप के जरिए सिलक्यारा के साइड से एनडीआरएफ के जवान सुरंग के अंदर जाएंगे। एनडीआरएफ के जवान अपने साथ रेस्क्यू के उपकरण और स्ट्रेचर लेकर जाएंगे। इसके बाद इन मजदूरों को स्ट्रेचर के जरिए ही रेस्क्यू किया जाएगा। स्ट्रेचर को खास तौर पर तैयार किया गया है और उसमें पहिए लगाए गए हैं। जैसे ही मजदूर स्ट्रेचर पर लेटेगा तुरंत दूसरी तरफ से मौजूद एनडीआरएफ की टीम उसे रस्सी के सहारे खींचेगी और इस तरह से एक एक करके सभी 41 मजदूरों को रेस्क्यू करके बाहर लाया जाएगा। पाइप डाले जाने के बाद पहले तो ये डिटरमिन किया जाएगा कि पाइप पूरी सुरक्षित है, तो हमारे लड़के पहले अंदर जाएंगे। थोड़ा बहुत मलबा रहता है या पत्थर वत्थर रहते हैं जो कि स्ट्रेचर की व्हील्स के ऊपर मूवमेंट को अगर दिक्कत कर सकते हैं तो हम उसकी सफाई कर देंगे ठीक से। और लड़के पहले अंदर जाएंगे ताकि वो अपना इक्विपमेंट उस तरफ ठीक से पहुंचा पाएं। और फिर हमने 3-4 टीमें तैयार कर रखी हैं, स्ट्रेचर्स तैयार हैं, फिर हम उनको निकालना नहीं होते, लेकिन इस स्थिति के लिए लड़कों ने यहाँ कस्टमाइज किया है कि हम कैसे उनको खींच के बाहर निकालें। एक तरीका ये था कि लोग, इतनी बड़ी जगह है, क्रॉल करके लोग बाहर आ जाएंगे, लेकिन उनकी थकान की क्या हालत होगी, बीच में कोई कोलैप्स कर जाए तो उसको निकालने में दिक्कत हो सकती है। तो हमने ये सोचा है कि लड़के अंदर चले जाएंगे, रस्सी थ्रू एंड थ्रू रहती है,
स्ट्रेचर्स अंदर ले जाएंगे, फटाफट एक एक वर्कर को स्ट्रेचर पे लिटा के, और उसके नीचे पहिए हैं, इधर से हम खींच के फट से निकाल पाएंगे। एनडीआरएफ के जवान पिछले कुछ दिनों से इस मॉक ड्रिल को लगातार कर रहे हैं। उन्हें यह अंदाजा शुरू से ही था कि किस तरह से यह रेस्क्यू ऑपरेशन करना है। बस अब देरी इस बात की है कि पाइप ड्रिलिंग करके कितनी जल्दी दूसरी तरफ पहुंचता है। एनडीआरएफ के जवान तो और भी छोटे पाइप से रेस्क्यू के लिए तैयार हैं। यानी तैयारी तो पूरी है कि जैसे ही ड्रिलिंग में सफलता मिले तुरंत एनडीआरएफ भी पहुंच जाए, जवानों को बाहर निकाल ले। लेकिन असली सवाल है कि कब तक ऐसा होगा और इसमें कितना वक्त लगेगा। जानकार मानते हैं कि बार बार कोई टाइम फ्रेम या समय सीमा तय करने से बचना चाहिए, क्योंकि आगे पता नहीं है कि किस तरह का मलबा है या क्या समस्या आने वाली है। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि ये ऑपरेशन जो होते हैं ये लड़ाई की तरह ऑपरेशन होते हैं। इनके अंदर टाइमलाइन कभी नहीं लगा जाती, क्योंकि लड़ाई के अंदर भी आपको काम सामने मालूम नहीं कि दुश्मन क्या करने वाला है। इसमें आप समझिए कि जमीन जो है आपका दुश्मन है, हिमालयन जियोलॉजी वो है, दुश्मन है। जो टनल कोलैप्स हुआ है उसके अंदर किस एंगल से गर्डर गिरा है, किस एंगल से कंक्रीट गिरा है, किसी को नहीं मालूम उसके बारे में। और यही चीज हुई है कल रात को, जब अंदर ऑगर गया है तो उसको एक गर्डर मिल गया और गर्डर को पार नहीं कर पाया, तो फिर पूरे जो रिसोर्सेज थे उनको इस्तेमाल किया गया ऑगर को निकालने के लिए, अंदर ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्चेस भेजने के लिए, उसके बाद ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्चेस से उनको गर्डर्स को काटने में। इस सब चीज में वक्त बहुत ज्यादा लगता है और कोई ये नहीं कह सकता कि 2 घंटे में हो जाएगा। ये काम बड़ा आर्डुअस काम होता है। इसके लिए स्पेशलिस्ट जाते हैं अंदर, जो इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। जब ऑक्सीएसिटिलीन के साथ आप काम कर रहे हैं वहां पर 1.5 घंटे का सिलेंडर आपके पास अवेलेबल है ऑक्सीजन का। जब वो 1.5 घंटा खत्म हो जाता है और आपका काम पूरा नहीं हुआ है तो आपको बाहर निकलना पड़ता है और दोबारा नई ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाने पड़ते हैं।